हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो भी हिंदी हमारी पूछी जाती है तो वो हमारी 30 मार्क्स की होती है, जिसमें से हमारी 15 मार्क्स की जो होती है वो पेडागोजी होती है और 15 मार्क्स का हमारा जो होता है पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो हम इसको वीडियो बना रहे हैं, एक मैं लेकर आऊँगी वीडियो जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे आपको सॉल्व करना होगा, पैराग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा इसमें गद्यांश और पद्यांश आता है तो उसको भी सॉल्व करना बताऊँगी। और आज मैं इसकी पैडागोजी करा रही जो 15 मार्क्स की होती है। अगर आपने अच्छे से गद्यांश और पद्यांश करना सॉल्व कर लिया और आपने अच्छे से पैडागोजी कर ली तो आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक क्लास करा चुकी हूँ, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और आपकी सीटेट, सीडीपी और ईवीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 91 है। कह रहे हैं एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, यानी कि कह रहे हैं कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। यानी कि आप हिंदी ही लैंग्वेज सीखिए तो क्या होता है, जब हम हिंदी को भी आती है, हम लोग को उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, फारसी भी आती है, तो अलग अलग संस्कृत भी आती है, तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। तो एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं हम, तो वो क्या करता है, हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत सारी भाषाओं को, बहुत सारे लोगों की भाषाओं को समझ सकता है। और क्या होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। और क्या होता है, साथ में उसके ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। कहने कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, दृष्टिबाधित बच्चे, जो बच्चे हैं नहीं देख पा रहे हैं, तो उनकी क्या है, दृष्टि जो मतलब क्या है, अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको क्या करें, भाषा सिखाते समय उनको हम क्या करेंगे, लैंग्वेज सिखाते समय क्या करेंगे, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग कराना चाहिए। तो बच्चे हैं जो नहीं देख सकते हैं तो हम उनको लिख कर नहीं, या फिर तो उनको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलने का अवसर देंगे, जिससे उनके मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए उन बच्चों के साथ। तो हम अब दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसा प्रयोग करेंगे, मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो सुनकर उनको पूरा करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक, जो भी लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तक है, उनमें जो है किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हैं। तो ऐसे तो जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो रचनाएं होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी रचनाएं हों जो बच्चों के परिवेश, जो भी उनका एनवायरनमेंट है उससे जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग क्या हो, छटाएं हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। कह रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आंकलन का सबसे उचित तरीका है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चों का भाषिक क्षमता, बच्चों की जो भाषा की क्षमता का आंकलन, भाषिक क्षमता के आंकलन, यानी कि जो बच्चे लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज की जो कैपेसिटी, उसका आंकलन, उसका असेसमेंट का सबसे उचित तरीका है। बच्चों की भाषिक क्षमता के आंकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा है। तो कौन सा सबसे उचित तरीका है, तो हमारा क्या है उचित तरीका, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो हम यहाँ पे बच्चों को दे देंगे, हम कैसे करेंगे कि बच्चों को कितनी भाषा आती है, बच्चे क्या क्या समझते हैं भाषा, तो हम उनको क्या दे देंगे, कुछ संज्ञा के शब्द दे देंगे। उनको क्या दे देंगे, जैसे बादल दे दिया, आसमान दे दिया, चिड़िया दे दी, बच्चे दे दिए। तो ये हमने शब्द दे दिए हैं और इन शब्दों से वो क्या करेंगे, बच्चे भाषा प्रयोग करके एक कहानी बनाएंगे। जब वो कहानी बनाएंगे तो इससे जो है क्या होगा, उनकी जो भाषिक क्षमता है उसका आंकलन सब करने का सबसे उचित तरीका होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। यहाँ पे कहने के बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, जो बच्चे बोलते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे कम प्रभावी तरीका, यहाँ पे सबसे कम प्रभावी तरीका बताया है, पूछा गया है कि जो मौखिक बच्चे जो बोलकर अपनी बातों को कहते हैं, उनके अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे कम प्रभावी तरीका जो है वो हमारा क्या है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। क्या है हमारा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण यानी कि सेकंड लैंग्वेज जो होती है हमारी, उसका भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो द्वितीय भाषा
शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कौन सा नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं कि हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। तो हमारा क्या है तो यह क्या है भाषा शिक्षण। जब बच्चों को भाषा किसी भी भाषा का शिक्षण कराया जाता है लैंग्वेज का, तो द्वितीय भाषा शिक्षण उसमें क्या है हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, तो ये उसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, कह रहे हैं भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए जब हम किसी भी लैंग्वेज को, मान लीजिए कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वह क्या है, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर जो भी हमारा इन्वायरमेंट जैसा होगा तो हम वहाँ पर वैसी ही भाषा सीख सकेंगे। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना, यानी कि भाषा की जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय, यानी कि हिंदी की जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन, एवल्यूएशन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो हम किसे जो है सबसे ज़्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आंकलन, कि जो बच्चे ने सीखा है उसका क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, सीखने की क्षमता का क्या करना है, आंकलन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो एक बहुभाषिक कक्षा यानी कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आप जो है वो किसे सबसे कम महत्व देंगे, किसे जो है 4 ऑप्शन में से किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो क्या बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो ये सबसे कम इसे महत्व देंगे। तो किसे, इन सबको ज़्यादा महत्व देंगे, इन सबको क्या देंगे, ज़्यादा महत्व देंगे, और सबसे कम जो महत्व देंगे वो किसे देंगे, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। कहने के भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो रहा है, बन रही हो, तो उस समय जो है सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या है, पाठों की संख्या। तो पाठों की संख्या कोई वैल्यू नहीं रखती, मतलब पाठों की संख्या। तो पाठों की संख्या जो है वो क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी ये सभी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। कह रहे हैं कि बहुभाषिकता, जो बहुभाषिकता होती है यानी कि बहुत सारी भाषाएं, तो बहुभाषिकता बहुत सारी भाषाएं होती हैं। तो इसमें क्या है, बहुभाषिकता क्या करती है, तो भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। इससे क्या होता है, इससे ही एक बहुभाषाविद बनाया जा सकता है, जो कि अपने देश तथा विदेशों की विविध क्षमताओं का आवश्यकता के अनुसार समझकर उसे देश हित में उपयोग करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बहुभाषिकता, जब हम बहुत सारी भाषाएं होती हैं, उनकी नॉलेज होती है, तो वो क्या करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भाषा, जो हमारी लैंग्वेज है। तो जो लैंग्वेज है क्या है, वो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था। भाषा को हम एक नियम के अनुसार सीखते हैं। भाषा जो होती है वो हमारी क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो ये क्या है, ध्यातव्य है कि भाषा प्रत्येक भाषा, चाहे वो हिंदी हो या फिर अंग्रेजी, तमिल, सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरण तकनीकों द्वारा सीखा जाता है। तो उसे समझकर ही भाषा पर विशुद्ध पकड़ बनाई जा सकती है। तो भाषा का क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियम में सीखी जाती है, ना कि कोई भी कहीं पर से उठाकर सीख ली जाएगी, बल्कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनके अनुसार ही भाषा को सीखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। कह रहे हैं कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, जो बच्चे जो होते हैं, जब अब विद्यालय आते नहीं हो तो उससे पहले क्या होता है, विद्यालय आने से पहले जो होते हैं बच्चे, तो बच्चे जो होते हैं विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो बच्चों के जो होते हैं विद्यालय आते हैं, तो क्या विद्यालय में आने बोलते हैं, नहीं, आकर बोलते हैं, नहीं, बच्चे तो थोड़ा बहुत तो बोलना जानते हैं जब वो अपने घर पर होते हैं, अपने परिवार से। तो प्राथमिक जो विद्यालय कहा गया है वो परिवार को कहा गया है। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की, जो भी उनकी लैंग्वेज होती है, उनकी जो होती नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। कहने के भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, आप क्या होता है, आप क्या है कि आप यहाँ पे इंडिया में,
तो यहाँ पे जो भाषा है, मान ली कि जो कह रहे हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन जो आपके घर पर बोली जाती है, बोली जाती है, तो उसमें आपको कोई भी नियम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो है आप भाषा को अपने आप अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि आप सुनकर, आप बोलकर, उसको कॉपी करके, आप एक दूसरे से बातचीत करके उसे क्या करते हैं, अर्जित कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे हिंदी, तो आप अर्जित कर लेते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं जिसकी भी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होगी तो वो आपको अर्जित कर लेते हैं। लेकिन भाषा, अगर द्वितीय भाषा की बात करें तो वो हमारी अधिगम होती है। जब आप मान लीजिए कि आपको हिंदी आती है, आपने भाषा अर्जित कर ली हिंदी, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसका अधिगम करेंगे, उसको लर्न करेंगे, उसके जो रूल्स हैं, नियम हैं, उन सबको सीखेंगे, उसके बाद ही आप उसको सीख पाएंगे। तो ये हमारा अधिगम कहलाता है, जब हम उसको रूल्स और नियम के साथ जो होते हैं सीखते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम परिवार से, अपने समाज से, सोसाइटी से किसी भी भाषा को सीखते हैं तो वो क्या होता है, जिसमें कोई भी रूल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो वो हमारी अर्जन कहलाती है। तो कहना है यहाँ पे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में कौन सा कथन सही नहीं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, कि भाषा तो जो होती है हमारी, जो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, तो भाषा अधिगम जो होता है क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है, तो ये सही नहीं है। तो भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भाषा संपूर्णता तभी होती है जब वह अन्य भाषाओं की शब्दावली भी आत्मसात करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 105। मंदिरा, तो मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। तो मंदिरा एक लड़की जो कहाँ पढ़ती, क्लास फर्स्ट में पढ़ती है, और वो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या कहती है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। ठीक है, मैं थक गई, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है आदि वाक्यों का यहाँ पे जो सेंटेंस का प्रयोग करती है। तो मदिरा जो है यहाँ पे क्या कर रही है, मदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो वहाँ पे सर्वनाम भी लगा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे लिंग का भी प्रयोग कर रही है। ये नहीं कह रही कि मुझे आम अच्छी लगती है, ठीक है, तो मुझे आम अच्छा लगता है, तो आम है, आम जो है आपका पुल्लिंग है, तो यहाँ पे कह रही है तो आम अच्छा लगता है। मैं थक गई, तो यहाँ पे जो उसने लगाया है तो थक गई, तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग का यूज़ किया है, मैं थक गई, ये नहीं, मैं थक गया नहीं कह रही। तो यहाँ पर जो है लिंग भी, वचन और क्रिया आदि की दृष्टि से वो सर्वनाम का प्रयोग करना जानते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।